हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमित शाह जी के बारे में। रिसेंटली अभी इंटरव्यू हुआ अमित शाह जी का, उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातें की, किन किन विचारों को जनता के सामने रखा और पत्रकारों ने उनसे क्या क्या क्वेश्चन किए, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अमित शाह जी का 4 जून, मतलब आपको मालूम होगा 4 जून को लोकसभा चुनाव आए थे, उसके बाद ये पहला इंटरव्यू है। और इस पहले इंटरव्यू में बहुत सी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी कि भाई किन किन चीजों पर उनका काम करने वाली है गवर्नमेंट और कैसे काम करने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू के बारे में जानकारी। तो जानकारी से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एज वेल। तो रिसेंटली आज तक पे आपको मालूम होगा सारे के सारे लोग आ रहे हैं वहां पर, और उनमें वो वहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज है। तो इसमें अमित शाह भी है। अमित शाह जी से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, जो कि राहुल कंवर, आपने सुना होगा, वो एक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें पूछा सबसे पहला बात कि आपकी जो रणनीति है या महाराष्ट्र को लेकर या हरियाणा को लेकर, तो उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार चुनाव हुआ और 2029 मतलब सॉरी 2024 में इन्होंने 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद इन्होंने ऐसा क्या किया कि एकदम से चीजें पलट गई। तो उनका सीधा साधा जवाब था कि पलट नहीं गई, महाराष्ट्र के अंदर उनकी पहले भी गवर्नमेंट आ चुकी है और उसके कारण अगर वो देखा जाए तो उनने जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने धोखा किया, अदरवाइज उनकी गवर्नमेंट तो पहले भी आ चुकी थी। और यही चीज रही और उसी का परिणाम उनको हरियाणा के चुनाव में मिला और यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में भी मिला। सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछा गया मणिपुर की हिंसा को लेकर, तो मणिपुर की हिंसा के बारे में भी उन्होंने कहा कि लगभग 3 साल जो भी उन्होंने अभी तक हिंसा हुई, वो उन्होंने लगभग 3 साल तक एक्सटेंड होती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो प्रयासरत है कि वो हिंसा ज्यादा से जल्दी खत्म हो जाए। तीसरा क्वेश्चन था रिलेटेड अपकमिंग चुनावों को लेकर, जो कि दिल्ली का चुनाव आने वाला है। उस चुनाव को लेकर जो था वो था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है दिल्ली के चुनाव के अंदर। लाइक कोई भी पार्टी का नेता सीधी सी बात है चुनाव के पहले अगर भाषण देता है तो यही बोलता है कि भाई उसकी ही गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन अभी अमित शाह जी के उसमें बहुत दम दिखाई देती है, इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली चीजों को जीत रही है और चीजें उसके फेवर में है। अब उसका कारण कई कोई अलग अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है बांग्लादेश का मुद्दा हो या कई कोई और चीज हो, लेकिन फिलहाल ये है अभी के लिए। सेकंड, ये तो हुआ चुनावों से रिलेटेड। थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कोई क्वेश्चन किया गया तो 2 क्वेश्चन उनसे स्पेशली पूछे गए। पहला था बांग्लादेश को लेकर और दूसरा था अमेरिका को लेकर। अमेरिका को लेकर अडानी के संबंध में भी था कि भाई अडानी पर चल रही कार्रवाई को आप किस हिसाब से देखते हैं, और दूसरा भारत ने जो कमेंट करा, भारत ने जो कमेंट करा किसके बारे में, कि भाई अमेरिका हमारी या अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है या भारत के अंदर अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। उस चीज के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जो भी हमें जानकारी, जो भी हमें देना था उत्तर, वो हमने दे दिया है और यहाँ पब्लिक मंच पर उसे हम साझा नहीं करते। दूसरा जो मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा था, तो क्योंकि जो वो मुख्य रूप से जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हुई या दूसरी और पार्टी की भी हुई, तो वो जनरली आरोप लगाती रहती है कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है और घुसपैठी है वो क्या कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो उन्होंने उसके बारे में भी स्पष्ट दिया कि भाई आसाम के अंदर जो घुसपैठ थी वो कंप्लीटली रुक गई है, जो फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार की आधार की अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको थॉरोली चेक किया जाता है, मतलब ग्राउंड लेवल पर उसको चेकिंग होती है, फिर ही उनके आधार कार्ड बनते हैं। दूसरी बात है एक फेंसिंग को लेकर, तो लगभग 94% 96% फेंसिंग बांग्लादेश और भारत के बीच की कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जगह ऐसी फेंसिंग बाकी है जहां पर नदी है, नाले हैं, और जहां पर पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी फेंसिंग करना, जैसे ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, तो वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है और वहां से घुसपैठ होना एकदम से नामुमकिन टाइप हो सकती है, इसमें नो डाउट, लेकिन फिर भी ना के बराबर है। तो ये सब चीजों पर मुद्दों पर बात हुई। एक और, ये तो सब चीजें थी एक ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। आगामी चुनाव में उनका क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि आपकी जो गवर्नमेंट 240 सीटों के साथ है वो आप खुद को कितना ताकतवर मानते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत ताकतवर, बहुत स्थिर गवर्नमेंट है, 5 साल सरकार चलाने वाले हैं और
उन 5 सालों में वक्फ बोर्ड बिल जो कि अमेंडमेंट बिल अभी लाई है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, उसको भी लागू करेंगे। एक इलेक्शन, एक वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू किया जाएगा। और 1991 का जो अभी एक कहना चाहिए, एक 1991 का एक अधिनियम है जिसमें जो भी मतलब पूजा स्थल है उनको आप चेंज नहीं कर सकते या उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके कुछ उसके बारे में कमेंट करा, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी कि भाई इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हैं उन पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। रही बात कई ऐसे आरोप की भाई पूरी एजेंसी इनके हाथ में है, ऐसा है वैसा है, तो उनका पूर्णतः उन्होंने खंडन करते हुए ये कहा कि अगर हमारी एजेंसी हमारे हाथ में थी तो झारखंड के चुनाव भी हमें ही जीतने चाहिए थे। महाराष्ट्र अकेले का क्यों हम चुनाव जीते, या हरियाणा के चुनाव ही हम क्यों जीते, झारखंड का क्यों हार गए। ये कई ऐसी चीज है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये एक समरी थी, लेकिन एक चीज उनके रुख से और उनके तेवर से लगा कि भाई आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं भारतीय राजनीति के अंदर, और उसका आपको स्पष्ट रूप से उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर रखा है, उस वक्त के बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।